अपराध, गुनाह यानी क्राइम। कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। अपराध अपराध होता है। लेकिन कुछ अपराध, कुछ गुनाह, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। मेरे साथ आप जानेंगे अपराध और अपराधियों की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम जगत पर। आज की कहानी एक ऐसी लाश की है जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के सरकारी ऑफिशियल रेजिडेंस पर पाई गई थी। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें इस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये एक वास्तविक घटना है और ये रियल में त्रिपुरा में 2005 में हुआ था। चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस कोई भी राज्य का सबसे फेमस स्थान होता है और ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस रेजिडेंस पर एक मर्डर हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि यह एक रहस्य बना रहा और इसका राज 10 से 15 वर्षों तक छिपा रहा, जब तक कि 2005 में त्रिपुरा राज्य के अगरतला शहर में चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस पर एक इंसान के शरीर की हड्डियों का ढांचा मिला। किसी भी राज्य की सबसे सुरक्षित जगह चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंस होती है। पूरा एरिया जहां चीफ मिनिस्टर रहता है वहां मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है। ये डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि हत्या और बलात्कार जैसा गंभीर अपराध इतनी सुरक्षित जगह पर हो सकता है जहां 24 घंटे कड़ी सुरक्षा मौजूद होती है। कहानीवश 2005 त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला की है और जहां चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस स्थित है। जिस समय यह घटना बनी उस समय चीफ मिनिस्टर मानक अपने घर में जा रहे थे और सीएम हाउस खाली रहता था। इसलिए सरकार ने उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सुरजीत दत्ता को सीएम हाउस अलॉट कर दिया था। सन 1993 में उस समय के चीफ मिनिस्टर दशरथ देव को भी यह घर अलॉट किया गया था, लेकिन वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे और ये घर खाली रहता था। सीएम हाउस के विशाल कैंपस को 2 बिल्डिंग्स में बांट दिया गया था और कई सुरक्षा शेड में डिवाइड किया गया था। एक बिल्डिंग चीफ मिनिस्टर की थी, जबकि दूसरी बिल्डिंग में स्टाफ क्वार्टर था, जहां सीएम हाउस में काम करने वाले स्टाफ रहते थे। स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की कि टॉयलेट और बाथरूम से पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने पहले तो खुद ही मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अगरतला सिटी म्यूनिसिपैलिटी में शिकायत की। म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स ने आकर सब कुछ जांचा और पाया कि पानी के पाइप में कचरा हो सकता है या वाटर टैंक में ब्लॉक हो सकता है, जो पानी को टॉयलेट और बाथरूम तक आने से रोक रहा है। सेप्टिक टैंक सीएम हाउस के पास एक टॉयलेट से जुड़ा था और टॉयलेट सिक्योरिटी स्टाफ और सीएम हाउस के अन्य स्टाफ के उपयोग के लिए बनाया गया था। इसलिए म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स ने सेप्टिक टैंक की सफाई करने का फैसला किया। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स ने जब सेप्टिक टैंक खोला तो सेप्टिक टैंक से बुरी गंध आने लगी और सेप्टिक टैंक के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स को इंसानी शरीर की हड्डियों का ढांचा मिला। कंकाल के अवशेष जो सेप्टिक टैंक के अंदर खोजे गए थे उनमें एक इंसानी खोपड़ी और 9 अन्य इंसानी हड्डियां मिली, जिसमें हाथ पैर की हड्डियां शामिल थीं। यह इंसान के शरीर की हड्डियों का ढांचा उस समय मिला जब कर्मचारी सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे। जब सेप्टिक टैंक में कंकाल मिले तो कर्मचारी हैरान रह गए और उन्हें डर लगने लगा। मजदूरों को भी ये नहीं पता था कि अवशेष इंसान के थे या किसी और जानवर के। यह खबर तेजी से फैली कि रात में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आवास पर सेप्टिक टैंक के अंदर कंकाल के अवशेष पाए गए और राज्य के सबसे फेमस और सिक्योर्ड एड्रेस पर एक संभावित ब्रूटल रेप और मर्डर के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। जिस वक्त ये खबर फैली उस वक्त सीएम अगरतला के टाउन हॉल में एक प्रोग्राम में शामिल थे। सीएम को कार्यक्रम में घटना की जानकारी दी गई और सीएम ने तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचकर पुलिस को अपराध की तुरंत और तेजी से जांच करने का आदेश दिया। पुलिस जल्दी से हरकत में आई और घटना की जांच में जुट गई। पुलिस सवाल पूछने लगी कि ये कंकाल किसका है। सीएम हाउस के सेप्टिक टैंक तक कंकाल कैसे पहुंचा, जहां 24 घंटे सिक्योरिटी होती है। पुलिस की शुरुआती जांच में पुलिस लाश की पहचान नहीं कर पाई थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कंकाल आदमी के हैं या किसी औरत के हैं और मरने वाले की उम्र का पता भी नहीं चल पाया। खोपड़ी और हड्डियों का रंग काला था और कंकाल बहुत पुराना था। ये देखते हुए कि सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण इसका ज्यादातर हिस्सा सड़ चुका था, पुलिस ने धारा 157 के तहत एफआईआर दर्ज की। उन्होंने कंकाल के अवशेषों को अगरतला में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजने और डॉक्टर्स द्वारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। हत्या करने वाले किसी भी अपराधी के लिए यह पता लगाना हमेशा मुश्किल होता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जिस स्थान पर लाश को डिस्पोज किया जाता है वह स्थान ऐसा होना चाहिए
जहां कोई यह पता न लगा सके कि ऐसी जगह पर एक लाश मौजूद है। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि उस जगह पर लाश को ठिकाने लगाया गया है। सीएम हाउस का सेप्टिक टैंक लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। कभी भी कोई सीएम हाउस में लाश की तलाश करने वाला नहीं है और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सीएम हाउस के सेप्टिक टैंक में लाश मौजूद है। अगरतला में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी जांच शुरू की। मानव अवशेषों की फॉरेंसिक जांच एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कई विशेषज्ञों के योगदान पर निर्भर करती है। मृत व्यक्ति की उम्र का अनुमान मुख्य रूप से कम एक दाढ़ के होने की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित होता है। दाढ़ वो इंसानी दांत होते हैं जो जबड़े के पीछे पाए जाते हैं और इंसानों में 17 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं। खोपड़ी में दाढ़ मौजूद नहीं था और उस आधार पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मृत व्यक्ति की आयु 17 से 13 वर्ष के बीच में बताई। हाथ, पैर और बाहों की लंबी हड्डी की लंबाई के आधार पर मृत व्यक्ति की लंबाई का आकलन किया गया। हड्डी की लंबाई को मापने के द्वारा उन्होंने मृत व्यक्ति की ऊंचाई को निर्धारित किया, यह जानने के लिए कि मृत व्यक्ति पुरुष था या महिला। उन्होंने कमर की हड्डी और खोपड़ी की हड्डियों के आकार और कैरेक्टरिस्टिक्स का मूल्यांकन किया। उन्होंने कमर और खोपड़ी की शेप और साइज की जांच की और निर्धारित किया कि मृत व्यक्ति वास्तव में एक महिला थी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि कंकाल ज्यादातर रूप से ममीफाइड था और हड्डियां लगभग 5 स्क्वायर मीटर एरिया में बिखरी हुई थीं। कंकाल के अवशेषों का अध्ययन करने के बाद एक्सपर्ट्स ने मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय की पहचान की। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्ति की मौत करीब 10 से 15 साल पहले हुई थी। उनको यह बात स्पेक्ट्रोस्कोपी, कीमोमेट्रिक्स और कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता चली थी। हड्डियों पर चोटों की जांच करने पर एक्सपर्ट ये बताने में सक्षम थे कि मृत व्यक्ति को उसकी मृत्यु से पहले पीटा गया था। एक और बात जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता पाए वो यह थी कि कंकाल में हाथ की एक हड्डी थी और एक बाह पर प्लास्टिक की चूड़ी मिली थी जो इस दावे की ओर इशारा करती थी कि मृत व्यक्ति वास्तव में एक महिला थी। पुलिस को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट मिली। अब उनके पास अपनी जांच शुरू करने के लिए कुछ चीज पता थी। अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि मृत व्यक्ति वास्तव में 13 से 17 वर्ष की आयु की महिला थी। उसकी ऊंचाई कितनी थी और पहले से हड्डियों पर मौजूद चोटों से यह माना गया था कि मृत व्यक्ति का बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी और मृत व्यक्ति की मृत्यु का समय 10 से 15 साल पहले था। यह तथ्य जानकर सरकार को राहत मिली कि अपराध उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था और यह अपराध बहुत पहले हुआ था और वर्तमान सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही यह घटना वायरल हो गई कि सीएम हाउस के अंदर महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और सरकार दबाव में आ गई। सरकार ने मामले की जाँच स्टेट सीआईडी को सौंप दी। पुलिस सीआईडी डिपार्टमेंट ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन मृत व्यक्ति कौन थी और उसकी लाश कब और कैसे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सेप्टिक टैंक में पहुंची, इस बारे में पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई। सीआईडी का मानना था कि अवशेष कहीं और से लाकर सेप्टिक टैंक में डाल दिए गए थे, लेकिन यह सिर्फ एक अटकल थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार पर जनता और विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार सरकार दबाव के आगे झुक गई और चीफ मिनिस्टर ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई सामने आई। उनके पास मामले पर काम करने के लिए बहुत कम सबूत थे, इसलिए उन्होंने मामले की जांच पॉइंट 0 से करने का फैसला किया जहां से अवशेष मिले थे। इसलिए उन्होंने 1990 से 1995 तक सीएम हाउस में ड्यूटी पर रहे सभी कर्मचारियों की जांच और इंटरव्यू करने का फैसला किया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कंकाल की मृत्यु का समय 10 से 15 साल पहले का था और 2005 में कंकाल मिले थे। सीबीआई को पता चला कि 1990 से 95 के दौरान चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी त्रिपुरा स्टेट राइफल बटालियन को सौंपी गई थी। सीबीआई के लिए 1990 से 1995 के समय के दौरान ड्यूटी पर लगे प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड खोजना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह बहुत समय पहले की बात थी। सीबीआई को न केवल उन सुरक्षा कर्मियों का रिकॉर्ड का पता लगाना था जो उस समय के दौरान ड्यूटी पर थे, बल्कि स्टाफ के प्रत्येक व्यक्ति का भी पता लगाना था जिनका उस समय के दौरान स्टाफ क्वार्टर का एक्सेस था। रिकॉर्ड को ढूंढना काफी मुश्किल और समय लेने वाला कार्य था, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी और बहुत समय पहले का रिकॉर्ड सीबीआई को हासिल करना था। सीबीआई ने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो उस समय स्टाफ क्वार्टर और सेप्टिक टैंक के पास ड्यूटी पर तैनात थे, क्योंकि वही लाश मिली थी। रिकॉर्ड हाथ में आते ही उन्होंने एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कर्मचारियों से ये भी पूछा कि क्या उनके पास कोई सुराग है या किसी पर संदेह है, और जब वे उस समय काम कर रहे थे तो क्या उन्हें कभी भी लाश की गंध आई थी। यह इंटरव्यू 2 महीने से अधिक समय तक चले, पर सीबीआई को इंटरव्यू में कोई सफलता हाथ नहीं लगी।
क्योंकि घटना पुरानी थी और 10-15 साल पहले की बातों को याद रखना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल था। उन्होंने मिसिंग पर्सन की लिस्ट में 13 से 17 साल की उम्र की महिला जो उस समय के दौरान लापता हुई हो और अभी भी लापता हो ऐसे व्यक्ति की भी जांच की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अभी तक सीबीआई को इस लाश का ना कोई नाम पता था, ना कोई लाश का चेहरा पता था और ना कोई एड्रेस। सीबीआई ने तब सोचा कि किसी तरह वह कंकाल की खोपड़ी के जरिए लाश का चेहरा बना ले तो उनके पास मृत व्यक्ति का चेहरा हो सकता है और उस चेहरे के स्केच से वे लापता व्यक्ति की सूची से चेहरे की तुलना करके मृत व्यक्ति की पहचान कर सकते थे। वे पुलिस स्टेशन को चेहरे का स्केच भेज सकते थे और उन्हें पुलिस रिकॉर्ड से उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए भी कह सकते थे। सीबीआई को जानकारी मिली कि चंडीगढ़ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास ऐसी तकनीक और साधन है जिससे वे खोपड़ी की मदद से चेहरे का अंदाजा लगा सकते हैं। खोपड़ी को चंडीगढ़ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया। सौभाग्य से एक एक्सपर्ट के लिए एक खोपड़ी को चेहरा देने के लिए जो आवश्यक चीज चाहिए थी वह सब इस खोपड़ी में मौजूद थी और खोपड़ी ऐसी स्थिति में थी जिससे चेहरा बन सके। चंडीगढ़ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने खोपड़ी पर क्ले, मिट्टी, प्लास्टिक और वैक्स का उपयोग करके चेहरे के पुनर्निर्माण पर मैनुअल रूप से काम करना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एक व्यक्ति की खोपड़ी और अन्य हड्डियों से उसके चेहरे को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। इस तकनीक में एक्सपर्ट्स चेहरे की विशेषताओं, खोपड़ी के आकार, जबड़े और दांतों के आकार, नाक और आँखों के आकार जैसी अनेक विशेषताओं का आकलन करते हैं और कलाकारों की मदद से मिट्टी, प्लास्टिक और वैक्स का उपयोग करके खोपड़ी की मदद से मिलता जुलता चेहरा तैयार किया जाता है। चंडीगढ़ में विशेषज्ञों ने खोपड़ी से सफलतापूर्वक चेहरा बनाया और चेहरे का स्केच सीबीआई को दिया और उन्हें बताया कि चेहरे का स्केच 90% से अधिक एक्यूरेट है और व्यक्ति के वास्तविक चेहरे से 90% से अधिक समानता या समान होगा। अब सीबीआई के पास मृत व्यक्ति का चेहरा 90% से अधिक एक्यूरेसी के साथ मौजूद था। सीबीआई अब बहुत एंथुसियास्टिक और उत्साहित थी कि वे मामले को सुलझा लेंगे। वे तुरंत चेहरे के साथ त्रिपुरा पुलिस के पास गए। सीबीआई और त्रिपुरा पुलिस दोनों ने चेहरे के आधार पर मृत व्यक्तियों की पहचान पर जांच शुरू की। उन्होंने स्केच की तुलना मिसिंग पर्सन की लिस्ट से की जो उनके पास पहले से मौजूद थी। सीबीआई ने मृत व्यक्ति की पहचान करने के लिए त्रिपुरा के सभी पुलिस थानों को स्केच भेजा। उन्होंने मीडिया को भी इस उम्मीद में स्केच दिया कि शायद कोई चेहरा पहचान ले और वे मृत व्यक्ति की पहचान कर सकें, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। महीनों बीत गए, लेकिन मृतक व्यक्ति की पहचान के बारे में उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एक खोपड़ी का चेहरा होने के बावजूद जिसे चंडीगढ़ के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बनाने में बहुत मेहनत की थी, सीबीआई और त्रिपुरा पुलिस दोनों मिलकर भी मृत व्यक्ति की पहचान पता करने में असफल रहे। यह जानने के बाद कि मृत व्यक्ति 13 से 17 वर्ष की आयु के बीच की महिला थी, आज तक सीबीआई यह पता नहीं लगा सकी कि विक्टिम का बलात्कार किसने किया और क्रूरता से उसकी हत्या किसने की, और वे कातिल की पहचान अभी तक नहीं कर सकी। आज तक कोई विक्टिम की पहचान नहीं जानता और कोई नहीं जानता कि विक्टिम की हत्या किसने की, कब और कैसे उसकी लाश मुख्यमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस तक पहुंच गई, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है। यह मामला आज भी सीबीआई के अनसॉल्व्ड केसेस की लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी क्राइम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।